हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के जो भी बच्चे होंगे, जिन्होंने भी सेकेंड सेमेस्टर में जो भी होंगे और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो एमजेसी हो, एमआईसी हो, एमडीसी हो, किसी भी रूप में लिया होगा, तो आपके सिलेबस में है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है कि आखिर प्रस्तावना होता क्या है। सबसे पहली चीज़ इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो आपको बता दूं कि प्रस्तावना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर प्रस्तावना होती क्या है, और भारतीय संविधान में प्रस्तावना है तो इसका कंसेप्ट कब आया, तो उन चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद इसके बारे में डिटेल कि हमारे प्रस्तावना में है आखिर क्या, किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित कुछ स्टेटमेंट हैं, यानी कुछ जो राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा प्रस्तावना के बारे में कुछ कहा गया है, यानी उन्होंने कुछ बातें कही है, तो उनके बारे में हम लोग देख लेंगे। इतनी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोगों को देखना और समझना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा चीज़ों को समझने का, बाकी हर एक प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम चीज़ों को अच्छे से समझा दें, ठीक। और कुछ बच्चों का ये डिमांड होता था कि सर हैंड रिटन नोट्स का ही यूज कीजिए पढ़ाने में, तो वही नोट्स का हम यूज किए हुए हैं इसको पढ़ाने के लिए। अगर आपका डिमांड होगा कि नहीं सर हैंड रिटन नोट्स नहीं पढ़ना है, तो फिर हम जैसे बोलिएगा वैसे ही पीडीएफ बना के हम पढ़ा देंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जैसा बोलिएगा हम करने के लिए तैयार हैं, बस आपको पढ़ लेना है और आपके लिए जो सहूलियत हम दे सकते हैं वो हम देने के लिए तैयार है। बस आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बस आप निश्चिंत होकर जुड़ जाइए और आराम से अपनी तैयारी को एक आधार देते रहिए, ठीक है। तो चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसमें दो चीज़ें समझेंगे हम लोग। क्या पहली बात है तो ये समझना है आपको कि प्रस्तावना आखिर होता क्या है। तो आपको एक चीज़ बताते हैं हम, देखिए समझिएगा। ये हमारा जो संविधान था जो कि बन के तैयार हुआ, कब हुआ, इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसको हमने पहले भी पढ़ाया। अगर आप नए हैं ना, तो हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो पहले भी वीडियो हमने बहुत से इसके बारे में बना दिया है, आप उन वीडियो को देखिए तभी इसको अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक। तो देखिए, जब हमारा संविधान बना ना बच्चों, तो प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या होता है कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना बनाया गया। तो इसका मतलब ये होता है ना बच्चों कि संविधान की हर चीज़ों के बारे में आपको एक जिस्ट पता चल जाए। यानी जिस्ट का मतलब है कि मान लीजिए, आपको एक इस तरह समझाते हैं, आप एक इंसान हैं, आपने एक अच्छा कपड़ा पहना हुआ है और आपको देख के ही लोग को ये समझ में, देखिएगा जो अच्छे कपड़े पहनते हैं या फिर जिनका रहन सहन, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान है, जरूरी नहीं है कि अच्छा कपड़ा पहने, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका है ना, तो उससे ये चीज़ समझ में आता है कि ये इंसान बढ़िया है और इसकी जो है एजुकेशन बढ़िया हुई है। ठीक वैसे ही हमारा प्रस्तावना जो है ना, ये बात बताता है कि हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज़ें हैं। यानी कि हमारे संविधान के बारे में एक तरह से आप बोले तो ये दर्पण का काम करता है, यानी कि हमारे संविधान का सबसे आगे का पृष्ठ होता है, जिसमें हर चीज़ के बारे में हम लोगों को जानकारी मिल जाती है कि हमारे संविधान में आखिर कौन कौन सी बातों के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। ये हमारे प्रस्तावना से ही जानकारी हम लोग को मिल जाती है। तो चलिए उन्हीं चीज़ों को आज समझते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना का जो विचार है ना, यानी कि हमारे संविधान में प्रस्तावना आखिर लिया कहाँ से गया, तो ये यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया। और हमने पहले ही आपको बता दिया था कि अमेरिका का संविधान जो है बच्चों, वो लिखित संविधान है, जो कि सबसे पहला लिखित संविधान कोई देश बनाया तो अमेरिका बनाया। उसके बाद देखिएगा, बाद में चल के भारत जब बना, भारत में जब लिखित संविधान बना, तो ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरी चीज़ें ये याद रखिएगा कि आखिर प्रस्तावना में जो लिखी गई है बातें, उनको कहाँ से लिया गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दो बातें ध्यान में रखनी है बच्चों कि प्रस्तावना हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन उसमें जो भाषा का यूज हुआ है ना, वो जो लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के लैंग्वेज के ही आधार पर हमारे संविधान के प्रस्तावना में उस भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसे कि अभी तुरंत आपको समझा देते हैं कि आखिर वो कौन सा लैंग्वेज है और किन भाषाओं का प्रयोग हमारी प्रस्तावना में की गई है। तो उसको अब देखिए, समझ लीजिए, तब चीज़ें और भी अच्छे से हम समझा पाएंगे, ठीक है। देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना आखिर क्या है, या इसी को उद्देशिका भी बोलते हैं, ठीक है। प्रियम्बल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और आगे की चीज़ों को देखिए,
व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं, यानी आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना है, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई है, ये जो भाषा का यूज हुआ है ना बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। इतनी चीज़ अगर समझ गए तो बात खत्म है। बाकी आप प्रस्तावना को एक दो बार रीड जरूर कीजिएगा, क्योंकि भारत के नागरिक होने के साथ साथ आपको प्रस्तावना का पता होना चाहिए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना आखिर क्या है, ये जानना चाहिए। आखिर आप पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब चलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो इस चीज़ को देख लीजिए। अब देखिए, हमारे संविधान से हमारे संविधान की प्रस्तावना से हमें शासन का स्वरूप पता चलता है कि हमारे देश में कैसा शासन व्यवस्था है, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। फिर देखिए, संविधान का उद्देश्य क्या है, यानी हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, उस चीज़ को भी हम लोग जान पाते हैं। और संविधान को अधिनियमित यानी कि स्वीकृत कब किया गया, यानी कि स्वीकार कब किया गया, उसके बारे में भी चर्चा मिलता है, ठीक है। इसमें देखिए, हमारे संविधान के प्रस्तावना में क्या चर्चा है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को स्वीकृत किया गया। इस बात की चर्चा कहाँ है? हमारे प्रस्तावना में है, ठीक है। जो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को स्वीकृत कर लिया गया, यानी कि अधिनियमित कर लिया गया, तो उसकी चर्चा कहाँ पे है? हमारे संविधान के प्रस्तावना में है। ये जानकारी हमको प्रस्तावना से ही मिलता है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ फैक्ट कंसेप्ट को समझिए कि आखिर प्रस्तावना का विचार कब आया था और उसको भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, ठीक है। इस चीज़ को भी हम पहले भी बता चुके हैं। तो आप जानते हैं संविधान सभा, यानी कि हमने आपको बताया था कि संविधान सभा की कुल 12 बैठक हुई थी। कितना बैठक था फिर से बताइएगा आप कमेंट में। 12 बैठक के बारे में हम चर्चा किए थे, जिसमें पहला बैठक जब हुआ था 9 दिसंबर को हुआ था, जिसमें कि आपको हमने बताया था कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान का। उसके बाद देखिए 11 दिसंबर को जब हुआ दूसरी बैठक संविधान सभा की, तो उसमें आपको बताए थे हमने राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और उसका तीसरा बैठक यानी संविधान सभा का तीसरा बैठक जब हुआ है बच्चों, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ। 1946 में ही सब बैठक हुआ है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना। और भी बैठक हुआ है, जो कि एक दो बैठक जो है 47 में हुआ है, उसके बारे में आगे आपको सब चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा इस बात का। तो 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई संविधान सभा की, उसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। उसी में देखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक संविधान के उद्देश्य को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने संविधान की उद्देशिका को तैयार किया था, उसको प्रस्तुत कर दिया गया, जिसको बाद में क्या होता है, जब संविधान बन के तैयार हुआ ना बच्चों, जब बनने लगा, और उसी को 1947 में 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देशिका को उस समय देखिए, जब उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ना, तो कब, तो आप ये याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। बट इसको स्वीकृत उस समय नहीं हुआ, ये स्वीकृत नहीं हो पाया। बाद में इसको 1947 में कब बच्चों, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और यही उद्देशिका प्रस्ताव जो थी ना बच्चों, यही प्रस्तावना बन गई, ठीक है। जो कि अभी हम आपको बताए, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, जो भी चीज़ें हम बताए ना, वो हमारे संविधान की उद्देशिका थी, जो कि बाद में हमारी प्रस्तावना बन गई, ठीक है। इतनी चीज़ें जान गए, और ये इससे संबंधित कंसेप्ट था। और आपको भारत की प्रस्तावना के बारे में बता दिए कि क्या होती है प्रस्तावना और कौन कौन चीज़ की चर्चा उसमें है, वो चीज़ तो हम पहले ही बता दिए। अब देखते हैं कि भारतीय प्रस्तावना में हमें मुख्यतः कौन कौन सी बातों के बारे में जानकारी मिलती है, मुख्य चीज़ें क्या क्या है, जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है वो बताती है हमको। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत, यानी कि बोला जाता है कि हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों में ही शक्ति का सभी स्रोत है, यानी भारत के लोग को ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है हमारी प्रस्तावना में, ठीक है। क्यों बताया गया बच्चों, इसको इस तरह समझो
देखिए हम लोगों का चुनाव होता है, चुनाव में क्या होता है, आम जनता भागीदार होती है, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही जाके क्या करते हैं, विधेयक यानी कानून बनाते हैं और उसको लागू कराने का कार्य करते हैं। तो ये देखिए आप पूरी जो व्यवस्था समझिएगा, तो आप और हम सोचते हैं कि नेता बहुत बलशाली है, तो ऐसा नहीं है। हम हैं लोकतंत्र में, जनता भागी ज़्यादा ही बलशाली होती है, यानी कि शक्ति का पावर जो होता है ना, वो जनता के पास होता है। वो जिसको चुन देती है उसको जब ट्रांसफ़र कर देती है ना, जनता जिस नेता को चुन के दे देती है वही यूज उसका करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमारे प्रस्तावना में इस बात की चर्चा है कि भारत के शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता है, आम लोग है, ठीक है। पहली बात इससे यही जानकारी मिलती है। दूसरा देखिए, सत्ता या शासन का स्वरूप जो है यानी उसकी प्रकृति किस तरह होगी, इस बात की भी जानकारी मिलती है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में इस बात की जानकारी है कि संपूर्ण, जो कि यहाँ पे देखिए अभी आपको पढ़ के दिखाते हैं कि देखिए हमारे संविधान में क्या बोला गया है कि इसमें जो है हमारी सत्ता के बारे में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ देखिए ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी 3 तरह के न्याय की बात की गई है बच्चों। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है। और उसके बाद ये जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि इसी में ये बात बताया गया है कि भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है बच्चों, यहाँ कोई भी पंथ विशेष नहीं, यानी सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। उसके बाद इसमें बोला है समाजवादी, यानी कि समाजवादी विचारधारा पे ये चलेगा। और संपन्न यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सभी बातों की चर्चा हमारे किस में है, हमारी प्रस्तावना में है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यही चीज़ें हमारी प्रस्तावना में बताई गई है। तो देखिए हम बोले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात बताई गई है, समाजवादी की बात कही गई है, पंथ निरपेक्षता की बात, यानी कि कोई भी धर्म विशेष नहीं है। जैसे पाकिस्तान क्या है, वहाँ इस्लाम धर्म को प्रमोट किया जाता है और वो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन हमारा देश जो है वो कोई धर्म से संबंधित कंट्री नहीं है। यहाँ पे धर्म को विशेष नहीं माना गया है। इसमें बोला गया है कि जो भी धर्म है सबों का समान अधिकार है, सबों का समान, मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उसको अधिकार प्रदान किया गया है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे या फिर उस धर्म का रखवाला हो या उस धर्म को माने, ठीक है। हमारे संविधान में ये बात की चर्चा है। उसके बाद देखिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि भारत जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी कि भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो इस बात की भी जानकारी हमें कहाँ पे मिलती है, हमारी प्रस्तावना में। तो सोचिए प्रस्तावना में ही हमारी सारी चीज़ें बातें जो हमारे संविधान के अंतर्गत, जो बाद में आप एक एक करके पढ़िएगा ना, वो सब बातों का एक तरह से जिस्ट तैयार करके प्रस्तावना में ही रख दिया गया था। तो सोचिए हमारे जो संविधान के निर्माता थे कितने आगे सोच रखने वाले लोग थे, जिन्होंने कि प्रस्तावना में ही सब चीज़ों को एक जगह पे इंक्लूड करके रखने का कार्य किया था। उसके बाद देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में और कौन सी बातें मिलती है बच्चों, तो इसमें बोला गया है 3 तरह के न्याय की बात की गई है। तो ये ध्यान में रखिएगा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। वो न्याय कौन सी है, सामाजिक, उसके बाद देखिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात की गई है। अगर क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा ना, अगर आप मान लीजिए कि आपने पॉलिटिकल साइंस को लिया है ना बच्चों, तो थोड़ा सा आप डायग्रामेटिकली और इसको क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा, 1 2 3 ऐसे ही। कैसे, तो पहली बात इसमें कही है सामाजिक न्याय की बात, पहला नंबर, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। यानी कि इसी तरह इसको याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं वहाँ पे आपको दे देगा कि प्रस्तावना में, हमारे प्रस्तावना में कई एक तरह के न्याय की बात की गई है जो कि इस तरह है, और आपके पास दे देगा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये दे देगा और बोलेगा अब इसको क्रोनोलॉजी में सजाइए कि पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। तो इसमें याद रखिएगा सामाजिक न्याय पहला है, आर्थिक न्याय दूसरा है और तीसरा आपका कौन है, तो राजनीतिक न्याय की चर्चा हमारे संविधान के प्रस्तावना में की गई है। इतनी बात ध्यान में रखिएगा आप। उसके बाद देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो इसको भी देखिए आप। इसमें 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना में क्या तरह की स्वतंत्रता का बात किया गया, तो 5 तरह की। कौन, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो आप बोलिएगा सर एक बार दिखा देते तो मज़ा आ जाता, तो चलिए दिखा देते हैं कि हमारे संविधान में कहाँ पे विचार की, ये जो
स्वतंत्रता की बात की गई है, तो इसको देखिए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता का बात हमारे संविधान में, यही 5 जो है, इसको याद रखना है कि 5 तरह की स्वतंत्रता का बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की है, उपासना की है। अब इसको एक एक करके समझा देते हैं, समझिएगा, क्योंकि चीज़ें समझना है आपको, ज़्यादा वही काम आएगा आपके बाद में। ठीक है, तो देखिए, विचार की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप कोई भी विचार सोच सकते हैं। मान लीजिए अभी आप सोच रहे होंगे बच्चे कि मान लीजिए कि हमको, अगर हम अच्छे एग्जाम दें और हमको 80 नंबर आ जाए या 90 नंबर आ जाए, तो आप ये अपने दिमाग में जो आप सोच रहे हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है, तब तो सोच पा रहे हैं। मान लीजिए इस पर कभी कोई रोक लगा देता कि आप अपना विचार कर ही नहीं सकते या आप कुछ सोच ही नहीं सकते, तो सोचिए हम लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल हो जाता। हम लोग जानवर के ही समान हो जाते बच्चों। हम लोग सोच ही नहीं पाते तो हम लोग जानवर ही हो जाते। खाली खाना है, रहना है, बस ज़िंदगी जीना है, हम लोग को कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये जो है विचार की स्वतंत्रता हमारा संविधान भी देता है, यानी हमारी प्रस्तावना में भी इसकी चर्चा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है ना बच्चों, कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी कि कहीं भी बात, अपनी चीज़ों के बारे में आप बोल सकते हैं। यानी आपके दिमाग में कोई विचार आया तो उसको आप बोल सकते हैं। जैसे कि आप सोचिए कि आप अपनी मम्मी पापा को भी कुछ सलाह देते होंगे, कि मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा से पूछते होंगे कि सोचो ये चीज़ हम ले लेते तो बढ़िया रहता, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं, ये अच्छा चीज़ नहीं है पापा, मत लीजिए, अब इसका यूज नहीं है, होता है कि नहीं। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हमारे संविधान में ही निहित है और हमारी प्रस्तावना में भी कहा गया है। उसके बाद देखिए, विश्वास की स्वतंत्रता। तो विश्वास की स्वतंत्रता का मतलब होता है ना बच्चों, कि हम कोई भी चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ अच्छा है तो उसके हम लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता का मतलब होता है बच्चों, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। जैसे कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं तो वो मुस्लिम धर्म को अपना सकते हैं, यानी इस्लाम को। कोई हिंदू हैं तो वो हिंदू धर्म को अपना सकते हैं, यानी सनातन को। उसी तरह कोई अगर सिख हैं तो वो सिख धर्म को अपना सकते हैं। कोई मान लीजिए ईसाई हैं तो ईसाई धर्म को अपना सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से कोई भी धर्म अपना सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह कोई भी जाति का हो, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हमारे ये मौलिक अधिकार में भी चर्चा है इसका, और हमारे प्रस्तावना में भी चर्चा है कि हम लोग कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। ये चीज़ की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। उपासना का मतलब होता है ना, किसी भी चीज़ को मानना। तो ये भी हमारी स्वतंत्रता का ही पार्ट होता है। हम लोग कोई भी चीज़ को मान सकते हैं, नहीं मान सकते, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद भी चर्चा हमारी प्रस्तावना में की गई है। यानी कि प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता का बात किया गया है, उसको याद रखिएगा। 3 तरह का क्या, न्याय की बात, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, हमारे संविधान में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। आपसे पूछेगा कि हमारे संविधान में क्या तरह की समानता की बात की गई है, तो ये याद रखिएगा, 2 तरह की समानता की बात की गई है। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता का बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अब बोलिएगा गुरुजी इसको भी दिखा देते तो बढ़िया रहता। तो देखिए बाबू, यहाँ पे दिखा देते आपको। अगला लाइन देखिए, यहाँ पे है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात हमारे संविधान में की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर यहाँ है ना, तो इसकी समानता की बात हमारे संविधान में की गई है। आप जब प्रस्तावना के बारे में लिखिएगा ना बच्चों, तो पूरे प्रस्तावना वाला जो है ना, ये पूरा लिख लीजिएगा, उसके बाद चीज़ों को लिखना शुरू कीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखनी है कि हमारे संविधान में 2 तरह की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, और 3 तरह के न्याय की बात की गई है। इतना ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारे प्रस्तावना में इस चीज़ की चर्चा है। और प्रस्तावना जो है, उद्देश्य जो प्रस्ताव था उसी को अपनाकर ये प्रस्तावना बन गया था बाद में। ठीक है, अब देखिए, व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता, बंधुत्व की बातें हमारे प्रस्तावना में की गई है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुत्व की चर्चा हमारे प्रस्तावना में की गई। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसी में एक बात और किया गया है कि हमारा जो संविधान, जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया यानी अंगीकृत किया, उसका डेट भी बता दिया गया है। कब? तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित किया गया, यानी कि स्वीकृत किया गया। तो ठीक है, तो अंगीकृत कब किया गया हमारे संविधान को? तो 26 नवंबर 1949। और इसके बारे में चर्चा कहाँ है? तो हमारे प्रस्तावना में, मतलब संविधान की प्रस्तावना में। तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा प्रस्तावना से रिलेटेड बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जितनी चीज़ें बता रहे हैं ना, आप देखिएगा कि अच्छे अच्छे टीचर भी आपको बताने से ये कतराते हैं, क्योंकि उनका कोशिश यही रहता है कि अपनी चीज़ों को बताते हुए निकल लें। लेकिन इन चीज़ों पर अगर आप बारीकी से ध्यान नहीं रखिएगा
तो आप क्वेश्चन भी गलत करके आ जाइएगा अगर आप अच्छे से नहीं देखेंगे तो। अब देखिए प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है बच्चों, ठीक है, हमारी प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है, तो उसको देख लीजिए कब जानते हैं। और ये संशोधन किस आधार पर किया गया, आपसे पूछेगा किस आधार पर हमारी प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, तो आप ये याद रखिए केशवानंद भारती केस एगो था जो कि भारत संघ बनाम केशवानंद भारती केस था जो कि 1973 का है, ठीक है, 1973 का है ये केस, केशवानंद भारती केस, समझे। इसी में बोला गया कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है और इसमें ज़रूरत पड़े तो आप संशोधन कर सकते हैं। इसी आधार पर जानते हैं बच्चों हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो वो क्या किया गया, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। जो मेन याद रखना है ना कि हमारे संविधान में जो संशोधन हुआ है तो उसके आधार पर कौन कौन सी चीज़ों को जोड़ा गया प्रस्तावना में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए बच्चों 76वां संविधान संशोधन यानी कि 1900 नहीं सॉरी गलती हो गया हमसे। देखिए भारत का संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो इसको याद रखिएगा। हम देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, ठीक है, जो कि 42वीं बार किया गया था भारतीय संविधान में, ठीक है। इसी में बच्चों हमारे संविधान में 3 बातों को जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में भी एक संशोधन हुआ, उसमें 3 बातों को जोड़ा गया। कौन कौन बच्चों, तो पहली बातें जो थी ना बच्चों यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं हम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यही 3 चीज़ों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। इसी में बोला गया समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो चीज़ हम देखें ना कि हमारे प्रस्तावना में है, इसको भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। कब, तो 1976 में। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। और अभी तक भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान में तो कई एक बार हो चुका है, लगभग आप मानिए ना 150 से ज़्यादा हो गया है। बट आपको ये याद रखना है कि जो हमारे प्रस्तावना में संशोधन हुआ है वो एक ही बार हुआ है, जिसके तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द हमारे संविधान के प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। और इसको याद करने का सीधा मतलब ये रखिएगा 100 प अ, ऐसे याद रखिएगा 100 प अ, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 जो वर्ड है इसको याद रख लेंगे तो ये तीनों याद हो जाएगा, ठीक है। तो और आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा किन बातों को जोड़ा गया, तो संशोधन का याद रखिएगा 1976 में और 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद बोलिएगा कौन कौन बात, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। अब देखिए संविधान के संशोधन के बाद हमारे प्रस्तावना अभी भी उसी तरह एज इट इज है, जैसा था पहले उसी तरह अभी तक चल रहा है। और अब देखते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित कुछ चीज़ें कही गई है, उनको देख लीजिए कि उससे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना के बारे में कौन स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, और यही चीज़ आप लिखिएगा एग्जाम में तो आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा, तो वो गजेंद्र गढ़कर के द्वारा कहा गया है। आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कौन बोला है, तो गजेंद्र गढ़कर के द्वारा बोला गया है। उसके बाद देखिए प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री यानी कुंडली ये कौन बोले हैं, तो के.एम. मुंशी के द्वारा बोला गया है कि जो है प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान की जन्म कुंडली है। मतलब कि देखिए जन्म कुंडली बनता है इंसान का, आप जानते होंगे कि जन्म कुंडली सबका बनता है, जब जन्म लेता है इंसान तो उसका बन जाता है, ठीक है। तो उससे ये पता चलता है ना कि वो कैसा करेगा नहीं करेगा, उसमें भविष्यवाणी कर दी जाती है कुछ मतलब जो पंडित लोग होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो ठीक वैसे ही संविधान की प्रस्तावना को भी जन्म कुंडली संविधान का बोला गया है। कौन बोले हैं इसको, तो के.एम. मुंशी। यानी कि इससे यह स्पष्ट हुआ कि इसमें यह बता दिया गया है कि संविधान के अंदर आप जब पढ़िएगा तो यही प्रस्तावना में जो चीज़ों की चर्चा है वही चीज़ आप बाद में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये के.एम. मुंशी बोलते हैं। फिर देखिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ये ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया है। ठाकुरदास भार्गव वाला याद रखिएगा कि ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बुलाया, ठीक है। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बोला गया है। इसको फिर से सुन लीजिए और इसको रट लीजिए, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद देखिए प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किन्होंने कहा है, तो ये एक थे वकील थे, उन्होंने कहा है, उनका नाम हम बता देते।
इनका नाम है नानी पालकीवाल, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान की परिचय पत्र कहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए और भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, बस इतना अगर याद रखते हैं ना तो काफ़ी है, चूँकि बातें याद रहेगी नहीं हम जान रहे, और भारी भी आपको लगेगा फिर, तो उतना तो चीज़ें करना भी नहीं है जो कि आपको परेशान कर दे। ठीक है, मेन चीज़ें जो है जो कि आपसे पूछा जाता है उन चीज़ों को याद रखिएगा, बात ख़त्म है। अब देखिए जो शॉर्ट आपको 1 मिनट में अगर बताना चाहें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कब इसको अधिनियमित यानी स्वीकृत किया गया, इन चीज़ों को तो हम आपको शॉर्टली बता देते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है बच्चों, वो कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसके बाद दूसरा बात कि हमारे संविधान की जो जो प्रस्तावना है उसकी भाषा शैली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तीसरी बात, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले कब प्रस्तुत किया है? 13 दिसंबर, जो कि हमने बताया था 1946 को प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? तो तीसरा अधिवेशन जब हो रहा था, यानी संविधान सभा का तीसरी बैठक जब हुई थी ना, उसी में प्रस्तुत किया गया था। और उसके बाद आप जानते हैं कि उसको स्वीकृत नहीं किया गया था उस समय, और बाद में कब? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार प्रदान किया गया। उद्देश्य ये प्रस्तावना थी उस समय, और बाद में यही चीज़ बन के उद्देश्य प्रस्ताव से बन के इसको प्रस्तावना कर दिया गया, संविधान का प्रस्तावना बना दिया गया। तो प्रस्तावना से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है? तो ये देखिए, संविधान में शासन के स्वरूप का, संविधान के उद्देश्य का, और संविधान को कब अधिनियमित यानी स्वीकृत किया गया, उन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद प्रस्तावना के बारे में हमने बताया था आपको। उसके बाद हमने बताया था कि देखिए इसमें जो शक्ति का स्रोत किसको बोला गया है, यानी कि बोला गया है भारत की शक्ति का स्रोत है भारत की जनता। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या है कि अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी जो दी गई है, जैसे कि आप देखिएगा इसमें बोला गया संपूर्ण प्रभु संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत, इस बात की चर्चा है। इसमें 3 तरह के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा है। इसमें 2 तरह की समानता की बात की गई है, समता की बात की गई है। कौन कौन? तो प्रतिष्ठा और अवसर में समता, यानी कि नौकरी में और प्रतिष्ठा में समता, यानी कि सबको एक जगह लाने की बात की गई है। किसमें? प्रस्तावना में। और इसमें देखिए 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। इतनी बात ध्यान में रखनी है आपको। और मेन चीज़ें जो है इसको कि इसमें प्रस्तावना में हमारे संविधान को अधिनियमित यानी स्वीकृत करने की बात, यानी जो हमारा संविधान स्वीकृत किया गया उसका डेट दिया गया है, वो कौन है? तो 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको। इतनी चीज़ अगर याद रखिएगा, और संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो भिन्न भिन्न विद्वानों का जो मत था उसको याद रख लीजिएगा, तो आपका बेहतरीन आपका तैयारी हो जाएगा, और आपको कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना फैक्ट बस याद रखना है आपको। बाकी कंसेप्ट तो हम आपको समझा ही दिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे ही देंगे, आप अपना चाहें तो नोट्स खुद भी बना लीजिए। और रही बात की क्वालिटी की, तो क्वालिटी जो है वीडियो का, देखिए यूट्यूब पर 144 पे आप चलाइएगा तो आपका जो है ना क्वालिटी थोड़ा गिरा हुआ ही नज़र आएगा, कोई भी वीडियो आप देखिएगा। तो 360 पे आप चलाइए ना, आपको साफ दिखेगा भी, और चीज़ें आप अच्छे से समझ भी पाइएगा। ठीक है, तो कोशिश करें अच्छे से आप चीज़ों को समझें, और उसको लिखने का हमने हैंड रिटन नोट्स का इसलिए यूज किया है ना बच्चों, जब आप एग्ज़ाम में लिखिएगा ना तो आपके दिमाग में वही चीज़ छपता है ना जो आप देखते हैं। और मान लीजिए कि अगर यही हम चीज़ अभी आपका रिटेन फॉर्म में रहता है, यानी कि पीडीएफ फॉर्म में रहता है, जो कि हम लोग बनाते हैं पीपीटी की फॉर्म में, अगर उस तरह लिखा रहता है ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत कम देर तक रहती है। ये बात हम भी स्वीकृत करते हैं, चूँकि हम भी जब पढ़ रहे थे ना बच्चों, तो उसी तरह पढ़ते थे कि हम लोगों को पीपीटी में अगर पढ़ाया जाता था ना तो हम लोगों को दिक्कत होता था। ठीक है, बट जो हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है ना, वो चीज़ें समझ में ज़्यादा आती है, और चीज़ें आपको लिखनी है, आपको समझने के साथ साथ याद होना तो चाहिए, चीज़ों को लिखना भी तो है आपको। तो उन चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखते हुए, अगर देखिए आप खुद ही सोचिए कि कोई भी टीचर अगर हैंड रिटेन नोट्स बना रहा है, यानी कि देखिए कितनी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करना पड़ रहा है, बुक को पढ़ रहे हैं, उसको फिर एक जगह लिख रहे हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं। अगर आप कहिएगा तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे आप बोलिए पीपीटी में पढ़ाने के लिए, तो हम पीपीटी में भी पढ़ा देंगे, हमको कोई आप मतलब दिक्कत नहीं है। जैसा आपकी मतलब आपका जो भी होगा प्रतिक्रिया, उस हिसाब से हम काम कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हम कोशिश आपके लिए यही कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ को दिया जाए और निःशुल्क आपके लिए हो। ठीक है, वो कोशिश आपको कैसा लग रहा है ये तो आप कमेंट और लाइक करके ही बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर वगैरह ज़रूर कीजिए, और अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए आपके लिए मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा बहुत तो आप कर ही सकते हैं, जो कि आपको अपना चैनल समझ के ही करना है, बाकी और कुछ नहीं समझना है। और आपके लिए यह चैनल हर हमेशा तैयार है और आपके लिए ही कार्य करेगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।